नमस्कार, गुड इवनिंग। संध्याकाली में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे और मेरे क्राइम तक की जितनी भी फैमिली है वो अपना स्वयं ख्याल रखी होगी। आपको पता है कि मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल यूपी में खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये खबर की कहानी मैं पहले भी किया था और अब भी आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे इस कहानी की नई चीज़ें मुझे मिल रही है तो सोच रहा हूँ कि आप तक की खबर भेजूँ। आप मेरे जितने भी दर्शक हैं देखना चाहते हैं कि आखिर यूपी में इनकाउंटर जो हुआ है मंगेश यादव का एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वही मंगेश यादव जो यूपी के सुल्तानपुर के ठठेरी बाज़ार में एक ज्वेलर्स शॉप की दुकान में करीबन दिन में 12:15 बजे के आसपास ये लूट होती है, डकैती होती है और जिसमें कई बदमाश देखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में कि अंदर घुस रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। ये सारी वारदात मैं ये बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इसके पहले भी मैं कहा था कि यूपी का सुल्तानपुर का जो इनकाउंटर मंगेश यादव, जाति का यादव और जाति विशेष पर देखा जा रहा है कि तमाम घमासान छिड़ा हुआ है और इसके पहले भी कई ऐसे इनकाउंटर हुए, उसमें तमाम सवाल किए गए, या सपक्षी लोग हों या विपक्षी लोग हों, ये तमाम एक घेरे में सरकार को घेरने का काम करते हैं। लेकिन इसके पहले जो मैंने ये कहानी बताया था उसमें इतना कुछ सामने नहीं तथ्य आया जितना मैं आज इस 4 पेज में लिख कर लेकर आया हूँ, 4 पेज में जुटा कर लेकर आया हूँ। कुछ ऐसे हमारे खास रिपोर्टर हैं जो वहाँ पर गए, इस तमाम चीज़ों का उन्होंने देखा, लोगों से बातचीत किया और इस इनकाउंटर में जो बाइक थी उसको भी जानने की हमने कोशिश किया। इसलिए मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि कई ऐसी एजेंसियाँ हैं जो इसकी जांच कर रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मंगेश यादव पर चलते हैं। 28 अगस्त का वो दिन, जब दिन के करीबन 12:17 हो रहे थे, सुल्तानपुर के ठठेरी बाज़ार में एक भरत जी ज्वेलर्स की दुकान में चोरी होती है, डकैती होती है और उसमें से 5 जो बदमाश हैं बाहर 2 बाइक पे आते हैं और एक-एक करके उस दुकान के अंदर घुसते हैं, जिसमें से 3 बदमाश अपने मुंह पे हेलमेट लगाए हुए हैं। जो हेलमेट हम बाइक पे पहनकर कहीं जाते हैं और अपनी सुरक्षा को स्वयं ख्याल करते हैं, उस तरह का हेलमेट लगाए हैं। और 2 ऐसे बदमाश थे जिनके मुंह पर गमछा लपेटा हुआ है और उनकी आंखें सिर्फ दिख रही हैं और हाथ में बंदूक है, पिस्टल है और उसी से ही घटना को पूरे अंजाम देते हैं। और वहाँ से करीबन 1,40,00,000 के ऐसे जेवर, चांदी और सोने के जो जेवरात होते हैं, कुछ कैश 3 लाख के आसपास, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये लूट कर ले जाते हैं। और उसके बाद से ये पूरी घटना महज 5 मिनट में बदमाशों ने वहाँ पर घटना देने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। दुकानदारों में जब ये बात की चर्चा होती है तो एक रोष पैदा हो जाती है, गुस्सा टाइप का हो जाते हैं दुकानदार कि आखिर दिन में इस तरह की घटना को अंजाम कैसे दिया गया। क्या ये कोई प्लानिंग या साजिश या कोई, कहा जाए तो पहले से कहा जाता है ना कि गांव में कि जब भी चोरियां होती हैं तो किसी की इसमें हाथ होगा, कोई मुखबिरी किया होगा तभी ऐसा चोरी हुआ। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन घटना के बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो जाता है जो 4 मिनट के और 5 मिनट के आसपास का है और तमाम ऐसे ग्रुप हैं सोशल मीडिया के यूपी के चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये खबर काफ़ी उजागर हो जाती है। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस पहुंचती है, वहाँ के एसपी हैं वो भी पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ, कई ऐसे एसओजी की टीमें पहुंचती हैं, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी पुलिस जो है एसटीएफ को सौंप देती है। और एसटीएफ को जब सौंपती है तो एसटीएफ इस घटना की पूरी तथ्य जुटाने में लग जाती है। मेरी बातों पे गौर करिएगा कि ये कहानी को जब मैं लिख रहा था और जब एक एक तथ्य को जुटा रहा था तो मेरे मन में कई ऐसे सवाल आए
और इस इनकाउंटर के पीछे कई ऐसे सवाल भी हैं जिसको एसटीएफ को बताना एक मुश्किल पड़ गया है और एसटीएफ बता भी नहीं पा रही है। लेकिन एक चीज़ और याद आया मन में कि जब भी यूपी में कहीं इनकाउंटर होते हैं तो उसमें एक दिखाया जाता है कि कुछ बदमाशों की सूचना मिली, बदमाश इस रास्ते से आ रहे हैं, पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, चाहे घेराबंदी किया, उसके बाद से बाइक सवार बदमाश जो है इस सड़क के किनारे से भाग रहे थे और जैसे ही उनकी बाइक फिसली या बाइक को रोकने की कोशिश किया गया तो उस पर से जो एक बदमाश था पुलिस पर गोली चलाई और उसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी उस पर गोली चलाई। ऐसा सुनने को अमूमन आपको मिलता है और आप सुने भी होंगे, खासकर कई लोग इस चीज़ को जानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये तो सवाल एसटीएफ की पुलिस की है, यहाँ पर इसको छोड़िए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 28 अगस्त के बाद जब ये घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया और उसके बाद से घटना हुई, पुलिस एसटीएफ को सौंप देती है। एसटीएफ जो है सुल्तानपुर के जितने भी थाने हैं सब पर क्रिमिनल जो अपराधी होते हैं उनका रिकॉर्ड ढूंढने में लग जाती है, टटोलने में लग जाती है। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई घटना जिस ज़िले में होती है तो वहाँ के जो अपराधी होते हैं, जो बदमाश होते हैं, उनका जो लिस्ट है निकालना शुरू हो जाता है कि क्या इनमें से ही कोई किया है, पूछताछ शुरू हो जाती है और उसके बाद से फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन सुल्तानपुर में जितने भी थाने हैं वहाँ पर एसटीएफ पूरी जगह ये टटोलने में लग जाती है कि आखिर इनमें से कोई बदमाश है कि नहीं है। लेकिन जिस समय ये पूरी चीज़ों को टटोला जा रहा था उस समय एसटीएफ की नज़र जौनपुर पड़ती है, जौनपुर ज़िले में, जहाँ का रहने वाला है मंगेश यादव। और वहाँ पर जौनपुर में थानों पर भी ये सूचना मिलती है कि जितने भी अपराधी हैं, क्रिमिनल अपराधी हैं, डकैती के हैं, छिनैती के हैं, बदमाशी के हैं, चाहे गैंग रेप के हैं या कोई हत्या के हैं, उनका लिस्ट निकाला जाए। ये सारी चीज़ें जब वहाँ की पुलिस एसटीएफ को सौंपती है तो एसटीएफ उसमें से देखती है एक मंगेश यादव नाम का शख्स यानी अपराधी था जिसके ऊपर 8 मुकदमे थे, सिर्फ 8 मुकदमे थे। 8 में से कोई ऐसा मुकदमा नहीं था जिसमें वो कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया हो या कोई बड़ी घटना में वो शामिल हो। यहाँ तक कि समझ लीजिए कि कोई बाइक चोरी या कोई छिनैती या कोई छोटा मोटा चोरी, यानी कुल मिलाकर छोटा जो केस थे 8 थे सिर्फ। कोई आर्म एक्ट का मुकदमा नहीं था, गैंगस्टर नहीं था जिसमें कोई हत्या दिखाया जाए, चाहे पिस्टल दिखाया जाए या बंदूक या कट्टा, ऐसे कोई ऐसी चीज़ें उसमें साबित नहीं की गई थी। यहाँ तक कि चाकू भी उस केस में नहीं, पुलिस की रिपोर्ट में दर्शाया गया था इसमें शामिल था। लेकिन मंगेश यादव बस एक अपराधी था, ऐसा एसटीएफ का कहना था। अब ये तो छोटी चीज़ें हो गई, छोटा केस हो गया 8, और मंगेश यादव एक अपराधी किस्म का व्यक्ति। लेकिन उसी बीच जब ये घटना का पूरा कहा जाए कि गिरफ्तारी होती है, 3 बदमाशों की पुलिस को सूचना मिलती है। इसमें जो 5 में से 3 थे, पुलिस को सूचना मिलती है कि 3 बदमाश 1 तारीख को यानी कि 1 सितंबर को, घटना हुई 28 अगस्त को और 1 सितंबर को, यानी कि 28 और 29, 30 और 31 का महीना है। और उसके बाद से 1 तारीख को पुलिस जो है 3 ऐसे बदमाशों का सूचना पाती है, मुखबिरी किया, उसके बाद उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। और ये बदमाश जो है पुलिस के गिरफ्त में नहीं आते, भागने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद से जब फायरिंग होती है तो पुलिस भी उधर से फायरिंग करती है अपने बचने के लिए। तो उन तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लग जाती है। जो नाम पहले मैं आपको बताया था, एक का नाम था पुष्पेंद्र सिंह और दूसरा सचिन सिंह और एक त्रिभुवन उर्फ लाला, जिसका नाम मैंने आपको पहली कहानी में बताया था। ये 3 ऐसे बदमाश थे जो भाग रहे थे, पुलिस को सूचना मिली और मुठभेड़ हुआ। उसके बाद इनके तीनों पैरों में गोली लगी, और कोई गोली लगी भी और नहीं भी लगी, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जब गोली लगी तो इन तीनों बदमाशों के पैरों में छूती हुई गोली गई। मैं ये पहला कहानी में बता चुका हूँ, मामूली सी गोलियाँ लगी और उसके बाद तीनों गिरफ्तार होते हैं। पुलिस पकड़कर
उन तीनों के पास से कुछ चांदी के जेवर बरामद करती है। इधर दुकानदार बेचारा, जो भरत जी ज्वेलर्स का दुकान था जिसके मालिक थे, ये दुकानदार बेचारा एक आस लगाए बैठा है कि पुलिस अब इस मामले में पूरा खुलासा करेगी, जितना भी मेरा जेवर है, चांदी है, हीरे हैं और कैश है, सब मिल जाएगा मुझे। और दुकानदार बेचारा कई दिनों से दुकान बंद करके सदमे में घर में बैठा है। उसका परिवार पूरा मतलब सदमे में है। यहाँ तक कि आसपास के जो दुकानदार हैं वो पूरी तरह डरे हुए हैं कि आखिर मेरे यहाँ भी ऐसा हो सकता है, पुलिस कर क्या रही है, पुलिस का जो लेफर्ड होता है वो बाज़ारों में कर क्या रहा है, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, ये सारी चीज़ें सामने जब आती है तो। और उसके बाद से 1 सितंबर को 3 बदमाशों का इनकाउंटर होता है, मुठभेड़ में गिरफ्तार होते हैं। 2 सितंबर को यानी कि घटना के ठीक 5वें दिन 2 सितंबर को मंगेश नाम का एक अपराधी को पुलिस ने जिस तरह से टटोला था, जिसके ऊपर 8 केस था, उसको घर से उठाती है। रात को करीबन 2 बजे के आसपास घर के पीछे से पुलिस जाती है रात के समय, आधी रात को, और मंगेश यादव को वहाँ से उठाती है। घर वालों का कहना ये भी था कि जब मंगेश यादव को पुलिस लेके जा रही थी तो हम लोगों ने पूछा कि आखिर क्यों इनको लेके जा रहे हैं, तो पुलिस ने कहा कि हम इनसे पूछताछ करके छोड़ देंगे। यहाँ तक कि एक महिला पुलिस थी, उसमें सिविल ड्रेस में, मंगेश की बहन जो प्रिंसी थी, वो बताई कि उससे जब मैंने पूछा कि आखिर हमारी भाई को क्यों ले जा रहे हैं, तो उसने कहा कि पूछताछ करने के बाद इसे छोड़ दिया जाएगा, एक कोई घटना घटी है, इसलिए घर वाले घबराए नहीं, सहमे नहीं, डरे नहीं। उसने कहा कोई चीज़ हुआ होगा तो पूछ सकते हैं, और कोई उस तरह का बड़ा अपराधी नहीं था, कोई बड़ा उस तरह का रिकॉर्ड भी नहीं था उसका, मंगेश का पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं था। और यहाँ तक कि इस घटना का जो मास्टरमाइंड था विपिन सिंह का नाम इसमें सामने आता है। विपिन सिंह, जब ये अपराधी तीनों का गिरफ्तारी होती है, इनकाउंटर में ढेर होते हैं, इनकाउंटर में इनके पैरों में गोली लगती है, तो विपिन सिंह 4 सितंबर को रायबरेली के एक कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है। अब बात को सुनिएगा गौर से, यानी कि 1 तारीख को 3 अपराधी उस घटना में से पुलिस की मुठभेड़ में पैरों में गोली लगती है, और उसके बाद 2 सितंबर को पुलिस मंगेश नाम का एक अपराधी को जौनपुर से गिरफ्तार करती है, यानी कि उसके घर से, ऐसा घर वालों का कहना है, आरोप है। और उसके बाद से 4 सितंबर को जो इस घटना का पूरा मास्टरमाइंड था, इस चोरी की घटना में शामिल था, डकैती की घटना में शामिल था विपिन सिंह, वो 4 तारीख को एक रायबरेली के कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है और कहता है कि माई बाप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मेरा पहले की जो घटना हुई है उसमें हम फरार चल रहे हैं, जिस पर पुलिस ने मुझे ढूंढ रही है, मैं नहीं पकड़ा गया। और एक मामले में वो पहले से फरार चल रहा था विपिन, जिसके ऊपर यूपी के थानों में क्रिमिनल रिकॉर्ड था, गैंगस्टर का अपराधी था, हत्या, लूट, डकैती, यहाँ तक कि सूरत जैसे शहरों में उसने लूट किया था, ज्वेलर्स की दुकानों में चोरी किया था। ये सारी चीज़ें मैं एकदम सटीक आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद से वो बड़ा एक अपराधी था, क्रिमिनल अपराधी था विपिन सिंह, जिसके ऊपर 37 मुकदमे हैं। कितना? 37 मुकदमे हैं। वो 4 सितंबर को जाके सरेंडर कर देता है। पुलिस सरेंडर करने के बाद इसे जेल भेज देती है। और विपिन सिंह हत्या अपराधी तो था ही, साथ में पॉलिटिक्स में उसका एक पकड़ भी था। उसके बाद जाके सरेंडर करता है, गिरफ्तारी होती है, जेल जाता है। अब इधर एसटीएफ चिंता में पड़ जाती है कि आखिर जब भी कोई घटना हुई, उसके बाद 3 अपराधियों का इसमें गिरफ्तारी हुई, पैरों में गोली लगी, तो जो इसका मास्टरमाइंड था वो जाके सरेंडर कर दिया। अब 2 तारीख को पुलिस मंगेश के घर से जिस तरह से उठाती है रात में, उसी दिन मंगेश के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित होता है। यहाँ तक कि घर वालों का कहना था ये कि उसकी बहन जो प्रिंसी थी, जो 10वीं में पढ़ती थी, उसका ये कहना था कि 2 तारीख को मंगेश हमारे घर से उठा ले गया, लेकिन जब ये डकैती हुई 28 अगस्त को, तो मंगेश यादव प्रिंसी यानी अपने बहन के साथ स्कूल गया था प्रिंसी का फीस जमा करने। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक वो स्कूल में रहा। 28 अगस्त को जब घटना घटी सुल्तानपुर के ठठेरी बाज़ार में,
और उसके बाद से पुलिस उठा कर ले जाती है और 2 तारीख को 50,000 का इनाम घोषित करती है। 3 तारीख बीतता है और 4 यानी कि महज 72 घंटे में उसके ऊपर, मंगेश यादव के ऊपर एसटीएफ जो है कुल मिलाकर 1 लाख का इनाम घोषित कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 1 लाख का तो अपराधी था, 1 लाख इनाम ही तो अपराधी था, कोई बड़ा गुनाह तो किया नहीं होगा। और एसटीएफ का ये सवाल है, एसटीएफ जब भी घटना का खुलासा करती है तो बिना इनकाउंटर किए कोई खुलासा भी नहीं करती है, अपराधी का ढेर जरूर करती है। लेकिन छोटे मोटे अपराधी को पकड़कर, तमाम तथ्य को जुटाकर एक क्रिमिनल अपराधी बना दिया जाता है और उसके बाद इनकाउंटर कर लिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है ये देखिए। उसके बाद मंगेश यादव पर 4 लाख का इनाम घोषित होता है 4 सितंबर को, और उसके बाद 5 सितंबर को सुबह करीबन रात में 3:15 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि मंगेश यादव नहीं, कुछ अपराधी ऐसे हैं जो इस वाराणसी सुल्तानपुर के हाईवे से कुछ जेवर लेकर ले जा रहे हैं बेचने के लिए। यहाँ तक कि एसटीएफ को सूचना मिलती है तो एसटीएफ नाकाबंदी करती है, घेराबंदी करती है। और उसके बाद से बाइक सवार जो मंगेश यादव, उसका एक साथी है, ये लोग उसी रास्ते से भाग रहे होते हैं 3 बजे रात को। अब अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो मंगेश यादव रात के समय किस ज्वेलरी को उठाकर कहाँ बेचने जा रहा था, किस दुकान पर बेचने जा रहा था? क्या रात में कोई दुकान खुली थी? उसके बाद से पुलिस जो है पूरी तरह सतर्क हो जाती है, एसटीएफ पूरी तरह से सतर्क हो जाती है कि कहीं से अपराधी भाग ना सके, क्योंकि बड़ी चिंता भी रहती है, बहुत सवाल भी उठ रहे होते हैं कि आखिर डकैती कैसे हो गई दिन में। तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। तो जब एसटीएफ पुलिस जो है, एसओजी की जो टीम है, इन घटनाओं को जल्द खुलासा करती है कि ये पूरी घटना को कैसे पर्दाफाश किया जाए। और इधर दुकानदार बेचारा एक आस लगाए बैठा है कि मेरा ज्वेलरी पुलिस को अगर मिल जाती है बदमाशों के पास से तो दे देगी, मेरा जो रोज़गार है आगे बढ़ेगा। लेकिन जब मंगेश यादव रात के समय भागता है अपने साथियों के साथ, तो मंगेश की गाड़ी उस हाईवे से नीचे फिसल जाती है और मंगेश यादव उस सड़क के किनारे गिर जाता है बाइक लेकर, और उसका पीछे वाला जो साथी है वो फरार हो जाता है। तो अमूमन तौर पे आप सुने भी होंगे कि जब भी इनकाउंटर होता है तो यही दिखा जाता है उस पर कि बाइक सवार बदमाश भाग रहे थे और एक अपराधी इनकाउंटर में ढेर हुआ तो दूसरा फरार हो गया। ऐसा आप पिछला बार भी सुने गए होंगे, कई ऐसे इनकाउंटर के रिकॉर्ड में भी ये दर्ज हुआ है। लेकिन कार और में नहीं दिखाते कि कार में भाग रहा था, कार की गाड़ी पंचर हो गई, चाहे कार की गाड़ी के चक्के खुल गए, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर बाइक पर ही बदमाशों को दिखाया जाता है इनकाउंटर में, चाहे भागने में। तो ये सारी चीज़ें थी। मंगेश यादव भागा, उसके बाद मंगेश यादव को पुलिस ने रोकने की कोशिश किया, पुलिस पर मंगेश ने फायरिंग किया, रुका नहीं। उसके बाद पुलिस के इनकाउंटर में मंगेश यादव मारा गया और एक अपराधी उसके साथ में जो था, जो पीछे बैठा था, वो फरार हो गया कैसे भी चकमा देकर। ये कौन था अभी तक पता नहीं चला कि आखिर कौन फरार हुआ। एक सवाल ये भी उठ रहा है यहाँ पर कि आखिर मंगेश यादव जिस गाड़ी से जा रहा था, जिस बाइक से जा रहा था, वो बाइक कौन सी थी, बाइक किसकी थी। और ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि जब भी इनकाउंटर होता है तो इसमें बाइक पर ध्यान बहुत कम ही लोग देते हैं कि आखिर किसकी बाइक है, किसकी नहीं है। नंबर प्लेट गायब होते हैं, सादा नंबर प्लेट लगाए जाते हैं, अमूमन तौर पे यही देखा जाता है। तो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, बाइक वहीं गिरी, और बाइक गिरने के बाद इनकाउंटर होता है। उसके बाद से बाइक का फ़ोटो, उसके जितने भी फुटेज हैं इनकाउंटर के, खून के छींटे, वहाँ पर जो एसटीएफ की टीमें खड़ी हैं, जिसके एसटीएफ के पूरे इंचार्ज कहा जाए तो डीके शाही, जिनका नाम बताया जा रहा है। डीके शाही भी क्या गजब का कमाल करते हैं। ये न जाने कैसे एसओजी के इनकाउंटर बने होंगे, कैसे एसटीएफ के ये इंचार्ज बने होंगे, अभी यही जानते होंगे, और कितना इनको मेडल मिला होगा। वहाँ पर जब फुटेज आता है सामने सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलता है, तो डीके शाही एक चप्पल पहने हुए थे,
मैंने पिछला बार भी बताया कि उसमें एक एसटीएफ के ऐसे जो इंचार्ज हैं, जो पूरी टीम को अपने साथ में ले चल रहे हैं, पूरी घटनाओं को खुलासा कर रहे हैं, तो उनके साथ में टीम कैसे चल रही है, क्या कर रही है। तो उसमें चप्पल पहने, वो चप्पल वाला जो इस तस्वीर है पूरा सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टीवियों पर चल रही है और सवाल कई खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस इस सूचना मिलने के पहले ही ये अपने पुलिस रिपोर्ट में दर्ज की है। इस तरह का जो एफआईआर हुआ है, वहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज होता है कि पुलिस को सूचना मिली कि पुलिस मुखबिर की सूचना पर 2 बदमाशों के पीछे पड़ी हुई थी, बदमाशों का नाकाबंदी की, घेराबंदी की। उसके पहले पुलिस पूरी अपनी व्यवस्था टाइट कर ली थी। भाई अपराधी है, गोली चला भी सकते हैं, नहीं भी चला सकते हैं, और अपराधी है तो अपनी जान का जब खतरा देखेगा तो जाहिर सी बात बचने के लिए कुछ भी करेगा। और कोई भी इंसान बचने के लिए कहीं फंसता है तो कुछ भी कर लेता है, यहाँ तक हद तक गुजर जाता है। तो इस तरह से एसटीएफ जो थी अपने उस एफआईआर वाले रिपोर्ट में लिखी थी, मुठभेड़ वाला, जब मंगेश का मुठभेड़ हुआ तो उसमें ये दर्शाया गया था कि पुलिस जो एसटीएफ थी, जैकेट जैकेट जो कहा जाए, जो पहना जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट, वो भी पहनी थी, उसके बाद जूते पहने थे। लेकिन उस तस्वीर में जब इनकाउंटर हुआ तो ये कहीं नहीं दर्शाया गया, ना कहीं दिखा कि बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ है और पुलिस के जूते कहाँ हैं। ऐसा लग रहा है कि चप्पल जिसे पहने डीके शाही, बुलेट प्रूफ भी जैकेट किसी एसओजी की टीम के ऊपर नहीं है, एसटीएफ की टीम के ऊपर नहीं है, सिर्फ हाथ बंदूक लिए हैं, हाथ में कुछ इस तरह की तस्वीर नहीं है। ये भी सवाल एक खड़ा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चप्पल पहनकर वो कहीं सैर पे निकले हैं, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं लग रहा है कि वीआईपी जगहों पर जा रहे हैं। ऐसी तस्वीर एक चल रही है। अब तो यहाँ पर छोड़िए एसटीएफ ने क्या किया मंगेश के साथ, क्या नहीं किया, इनकाउंटर बस कर दिया, यूँ सबको समझ में आया। उसके बाद मंगेश यादव था, यादव जाति पर समीकरण लगातार सुर्खियाँ बिटोरने लगा, यूपी में तमाम चर्चाएं होने लगी। उसके बाद से जो विपक्ष था एक सवाल खड़ा करने लगा कि आखिर जब भी कोई इनकाउंटर होता है तो क्यों यादवों को मारा जाता है, क्यों नहीं अन्य जातियों के वर्गों की इनकाउंटर होता है, क्यों मुस्लिम मारा जाता है। ये विपक्ष का सवाल है, अखिलेश जी का सवाल है। लेकिन ये सवाल भी जिस तरह से सुर्खियां बिटोर रहा था इनकाउंटर का, और कई दिनों से बिटोर रहा है, इसमें जांच टीमें भी बनाई गई हैं। ये बाद में आपको बताऊंगा कि कौन टीम जांच कर रही है। अब आते हैं उस मोटरसाइकिल बाइक पर जो रात को मंगेश यादव अपराधी जो था लेकर भाग रहा था और पुलिस को सूचना मिला। वो बाइक कहाँ से आई, किसकी थी, ये भी आपको बताऊंगा। नसीम अहमद की वो बाइक थी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा भूल गया, आपको बताना चाहूँगा वो बाइक किसकी थी। अब एक बाइक 28 अगस्त को जब ये घटना होती है, घटना के ठीक 8 घंटे बाद एक बाइक की रिपोर्ट दर्ज होती है उसी थाने में जहाँ पर ये गुमशुदगी बाइक जो है जहाँ पर चोरी होती है। और उसके बाद से वो बाइक घटना के ठीक 8 दिन पहले चोरी होती है, यानी कि 20 अगस्त को, और 28 अगस्त को ये सुल्तानपुर के ठठेरी बाज़ार में डकैतों द्वारा चोरी की गई। अब 8 दिन का ये जो समय था, जो नसीम की बाइक चोरी हुई थी उसी जौनपुर के एक हॉस्पिटल के सामने से, वहाँ गया था नसीम अपने माँ को दिखाने के लिए, इलाज कराने के लिए, और वहीं से वो बाइक चोरी हो गई। लेकिन पुलिस को उसने सूचना दी, 112 नंबर भी डायल किया, बाहर निकला तो देखा बाइक नहीं था, घबरा गया, सहम गया। कुछ लोगों से पूछा, वहाँ पर जो कैमरे लगे थे उसमें भी दिखाई नहीं दिए, धुंधलापन कैमरा चल रहा था, मालूम नहीं पड़ा कि ये कौन शख्स लेके जा रहा है। ऐसे ही वहाँ पर कैमरे भी लगे थे, शख्स की पहचान भी नहीं हो सकी, कौन अपराधी था क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें पहचान नहीं हो पाई। बस उसकी बाइक चोरी हो गई ये दिखाई दिया। नसीम तक हमारा एक रिपोर्टर है वो भी वहाँ पहुँचा कि आखिर बाइक जो चोरी हुई थी, जो सुनने को मिल रहा है कि ये जो मंगेश यादव है उस बाइक को लेकर भाग रहा था, इनकाउंटर हो गया। लेकिन हमारी टीम जो है वहाँ तक पहुँची। नसीम नाम का व्यक्ति का वो बाइक 20 अगस्त को चोरी होती है, 28 अगस्त को डकैती होती है सुल्तानपुर के ठठेरी बाज़ार में।
और जौनपुर से सुल्तानपुर की दूरी करीबन 90 किलोमीटर का ही आसपास का आंकड़ा है, जैसा कि मेरा मानना है। ऐसा ही कुछ होगा। और समय अगर देखा जाए कि जौनपुर से सुल्तानपुर जाने में करीबन 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं। 90 किलोमीटर का सफ़र यूँ ही जल्दी में हम जा नहीं सकते हैं। अरे ट्रैफिक हो सकती है बीच में, बहुत सारी चीज़ों सामने आ भी सकती है। इसलिए 2 घंटे का आसपास का आंकड़ा मैं समझ रहा हूँ। और उसके बाद से उस बाइक का रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है। 20 अगस्त को कोतवाली में जाता है नसीब, वहाँ भी नहीं दर्ज होता है जौनपुर के। और उसके बाद 21 को जाता है, 22 को जाता है, 23 को जाता है। अब नसीम समझा कि मैं डेली जा रहा हूँ, मेरी बाइक की रिपोर्ट को पुलिस ने दर्ज नहीं कर रही है, आखिर बात क्या है। पुलिस बस आश्वासन दे रही है कि ठीक है देखा जा रहा है। अरे भाई जाहिर सी बात है, आपका चोरी जब बाइक हुआ तो आप पुलिस के एक कानून के रक्षक हैं, आपको वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए। रिपोर्ट दर्ज करने में क्या दिक्कत थी, तो वहाँ पर दर्ज नहीं होता है। अब उसके बाद 28 अगस्त को चोरी होती है। 8 घंटे बाद रात को 8:15 बजे के आसपास इस बाइक की रिपोर्ट दर्ज होती है, जिस बाइक को लेकर मंगेश यादव जा रहा था। अब 28 अगस्त को पुलिस नसीम को बुलाती है। वहाँ की जो एसटीएफ है जौनपुर को सूचना देती है पुलिस को। जौनपुर पुलिस जाती है नसीम के घर, उठा के नसीम को लेकर आती है। और एसटीएफ जो है पूछताछ करती है कि ये बाइक आपकी कहाँ से चोरी हुई थी, क्या यही बाइक है। लेकिन एक सवाल और भी यहाँ खड़े हो रहे हैं कि जिस बाइक पर मंगेश जा रहा था उसका कलर और उसका पूरा तस्वीर कुछ अलग है। और जब ये घटना घटी 28 अगस्त को तो 2 बाइक था, जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आ रहा है वीडियो। ज्वेलरी शॉप के दुकान के सामने एक बाइक खड़ी हो रही है। पहले बाइक पे 2 अपराधी, पीछे से 3 अपराधी एक बाइक पे, यानी कि कुल 5 अपराधी। और दोनों बाइक अलग अलग। और उस बाइक से जाते हैं, चोरी करते हैं, उसी बाइक से फरार भी होते हैं। अब वो बाइक की तस्वीर नसीम को दिखाई गई एसटीएफ द्वारा, तो नसीम ने कहा कि लग रहा है कि आगे वाली जो बाइक है वो मेरी है, लेकिन इनकाउंटर वाली बाइक मेरी नहीं है, मेरा ये बाइक नहीं है। अब देखिए नसीम का ये बयान हो गया। नसीम ने कहा कि सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, तो एसटीएफ ने कहा हाँ बताइए। तो नसीम ने कहा कि सर मेरी बाइक क्या दिखा सकते हैं आप, सिर्फ वीडियो आप दिखाएं। तो नसीम को बाइक नहीं दिखाई जाती है। नसीम को फिर पुलिस ले जाकर जौनपुर छोड़ देती है करीबन 29 तारीख को। और 29 तारीख को रात में फिर पुलिस एसटीएफ सूचना देती है जौनपुर की पुलिस को कि फिर उसको पकड़ के नसीम को लेके आइए, कुछ पूछताछ करना है। फिर नसीम जाता है पुलिस के साथ, जौनपुर पुलिस के साथ एसटीएफ के जो कहा जाए कस्टडी में। तो फिर वहाँ एसटीएफ जो है सारी चीज़ें पूछती है कि आखिर जब आपकी बाइक चोरी हुई तो आप क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कराया। तो नसीम ने कहा कि सर मेरे पास ये एप्लीकेशन है और ये इस एप्लीकेशन को मैंने लेकर कई बार गया, ये सबूत है उस डेट का है, लेकिन वहाँ की पुलिस जो है रिपोर्ट मेरा दर्ज नहीं कराई। और मैंने 2-3 दिन लगातार गया, मैं थक गया। तो मेरे अब्बा ने कहा कि कितना बार जाओगे अब, चलो चोरी हो गई। अब मैंने सर गया नहीं, मैं ढूंढ रहा था, कई लोगों से पता भी किया, सर पता नहीं चला। मैं यहाँ तक कि सोच रहा था कि पुलिस जो है जौनपुर की इस बाइक को ढूंढ लाए या मुकदमा दर्ज कर ले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर नसीम को 29 तारीख को पुलिस लेके जाती है, जौनपुर छोड़ती है 30 तारीख को। नसीम गया जिसकी बाइक थी, और 11 तारीख हाँ इसी बीच फिर उसको बुलाया जाता है, फिर कुछ पूछताछ होती है। लेकिन नसीम ने कहा कि सर जो घटना घटी 28 अगस्त को, सामने वाली बाइक लग रही है मेरी है, सर मिल जाता तो बड़ा अच्छा हो रहा था। रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन नसीम को बाइक नहीं मिलती है। अब सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं एसटीएफ पर। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि जब उन्होंने कई ऐसे चीज़ों का खुलासा किया, कई ऐसी चीज़ों का एसटीएफ ने मुठभेड़ में गोली मारी बदमाशों को, 3 ऐसे बदमाश थे। और उनमें से ये नहीं पता चल रहा था कि
बदमाश मंगेश भी उस घटना में शामिल था या नहीं, ये नहीं पता था। एसटीएफ ये नहीं बता पाई अभी तक मीडिया के सामने। सिर्फ यूं ही मारा गया, बस शामिल था। बस कुछ चांदी के जेवर जो है बरामद हुए 3-4 किलो। और इधर दुकानदार बेचारा जो है आस लगाए बैठा हुआ है। दुकानदार जो अपने घर में बैठा हुआ है, दुकानें बंद करके, नहीं मिल रहा है। अब देखिए, इस घटना में कई ऐसी सारी चीज़ों का तथ्य सामने आया जिसको एसटीएफ क्यों नहीं बता रही। क्यों जो बाइक इनकाउंटर की, जिस पर मंगेश था, इनकाउंटर हुआ उस बाइक पे, वो बाइक किसकी थी अभी तक ये पता नहीं चला। लेकिन एसटीएफ की रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि ये बाइक जौनपुर से चोरी हुई और जिस शख्स का बताया गया उस शख्स का नहीं था, जिसका नाम नसीम मैंने बताया। अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा कि आखिर इनकाउंटर में, दूसरा सवाल, इनकाउंटर में एसटीएफ के पास जूते नहीं थे, चप्पल क्यों थे? तीसरा सवाल, एसटीएफ के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। बदमाशों के भाई इनकाउंटर जब होता है, मुठभेड़ होती है, तो उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट का भी प्रयोग किया जाता है, वो कहाँ थी? क्यों तस्वीर में नहीं सामने आई? अब उसके बाद उसकी बहन का भी कहना है, जो प्रिंसी है, जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही है, कि 2 तारीख को मंगेश को उठा के पुलिस जो है लेके गई और कहीं की पूछताछ करने के बाद छोड़ देंगे। लेकिन मंगेश 28 अगस्त को वो हमारे स्कूल में था, समय सुबह 10 बजे के लेकर 2 बजे तक, और ये घटना घटी ठठेरी बाजार में, सुल्तानपुर में, जहाँ डाका पड़ा 12:15 बजे। ये तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ तक कि मैं उस गांव में कुछ लोगों से पूछा, जहाँ पर मंगेश का गांव है, सारे लोग डरे हुए हैं। कैमरे के सामने कोई ये नहीं बता रहा है कि मैं बयान दे रहा हूँ मंगेश यादव गलत मारा गया, चाहे मैं ये कह रहा हूँ मंगेश यादव नहीं था। मंगेश यादव इतना बड़ा कोई अपराधी नहीं था। मंगेश यादव को हम लोग जानते थे। हाँ, था अपराधी, छोटा अपराधी, छोटी घटनाओं में शामिल। यहाँ तक कि आपको बता रहा हूँ तो कि पुलिस के कागज़ में 8 केसों में ये नहीं दर्शाया गया कि मंगेश यादव कोई बड़ा क्रिमिनल अपराधी था। आर्म एक्ट के मुकदमे थे। आर्म एक्ट का मतलब कि कोई हथियार मिला हो, बंदूक मिला हो, पिस्टल मिला हो, कट्टा मिला हो, चाकू मिला हो, इस तरह के कोई मुकदमे नहीं थे। छोटा था, बस था, अपराधी था, बस ये कह सकता हूँ कि अपराधी था। लेकिन वहाँ के लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं। लोगों ने नहीं बताया सारी चीज़ें, बस ऑफ कैमरा जो लोग हैं वो सारी चीज़ें बताया जिसको मैंने सुना। और इन सारी चीज़ों का मैंने देखा कि आखिर ऐसे वाक़या सामने जब आ रहे हैं तो आखिर स्टेप जो है, इधर विपिन सिंह जब सरेंडर किया तो विपिन सिंह, जब मंगेश का इनकाउंटर होता उसके बाद विपिन सिंह के घर 2 उसके भाई को स्टेप उठाती है। यहाँ सुन लीजिए, अब इनकाउंटर हुआ 5 सितंबर को। जो विपिन सिंह का जो भाई था, जो विपिन सिंह 37 मुकदमे थे, जो एक बड़ा क्रिमिनल अपराधी था, उसको पॉलिटिक्स में जो पकड़ थी उसके जरिए वो सरेंडर हो गया रायबरेली के कोर्ट में। अब विपिन सिंह के घर जाकर एसटीएफ जो है उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार करती है। और पहले से कुछ ऐसे अपराधी थे जो कस्टडी में थे एसटीएफ के। एसटीएफ पूछताछ कर रही थी और जाहिर सी बात है उसके घर वाले, जब एसटीएफ वहाँ से उठाई तो विपिन के घर वाले जो थे, उसकी माँ, उसकी भाभी, उसकी औरत, कही कि रात में पुलिस आई थी, मीडिया के सामने बोली कि रात में पुलिस आई थी, उठा के लेके गई। हो सके कि मंगेश जैसा इनकाउंटर मेरे भी लड़कों का, मेरे भी पति का, मेरे भी देवर का ना हो जाए, ऐसा घर वालों का कहना था। उसके बाद एसटीएफ ने देखा कि ये तो बयान अब सामने आ रहा है, मीडिया में आज चल रहा है, इनकाउंटर हो नहीं सकता है, कुछ तथ्य सामने भी नहीं आएंगे। एसटीएफ उनको पकड़ के, यानी पहले से एसटीएफ ने 2 लोगों को पकड़ा था और एसटीएफ उन 2 भाइयों को पकड़ा, 4 लोग हो गए। चारों को पकड़ने के बाद सुल्तानपुर की पुलिस को सौंप रही है और सुल्तानपुर पुलिस से कह रही है कि आप लोग रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, ये दिखा दीजिए कि यहाँ से बदमाश भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया और यूँ दिखा दिया, ये घटना में शामिल था। पुलिस ने कहा कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। इधर एसटीएफ कह रही है कि मैं भी नहीं करूँगा। उसके घर वालों ने पहले मीडिया के सामने बयान दे दिया है और इनकाउंटर हुआ है तो उस पर सवाल भी खड़े हो गए हैं बहुत सारे कि इनकाउंटर मंगेश का नकली इनकाउंटर हो गया। अखिलेश यादव का भी बयान है
योगी जी का कहना है कि अपराधियों पर क्यों जाति हो रही है, क्यों उनके जातिवाद समीकरण देखे जा रहा है। अपराधी कैसा कि जिस पर जाति समीकरण का राजनीति हो, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ कि अपराधियों पर कोई जाति नहीं होती है, अपराधी ये बस है। तो क्या मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि अपराधी है तो उसका कानून सिर्फ पुलिस ही देखेगी, सुप्रीम कोर्ट कहाँ गई? और यहाँ तक एक बात सामने आई, एसटीएफ ने कहा पुलिस से, सुल्तानपुर पुलिस को, इन अपराधियों को पकड़ के आप किसी मामले में दिखा दीजिए, चाहे उसी घटनास्थल में दिखा दीजिए। लेकिन नहीं, लेकिन पुलिस एसटीएफ गिरफ्तार की है। अब कानून का ये भी सवाल है कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के बाद 24 घंटे के पहले उसको ये दिखा देना किसी मामले में कि वो चोरी किया था या नहीं। उसके बाद अगर आप दिखाएंगे तो एक तरफ से ये बड़ा अपराध है। 24 घंटे के अंदर किसी मामले का खुलासा कर सकते हैं किसी व्यक्ति को पकड़ने में, जिस मामले में उसको उठाना है, नहीं तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। ये कानून की बात है। अब कई सवाल इस घटना में शामिल, मैंने जैसे जैसे आपको बताया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक। वो पुलिस के गिरफ्त में है, ऐसा घर वालों का कहना है, उसके विपिन सिंह के घर वालों का कहना है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं सुर्खियाँ बिटोर रही हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इस इनकाउंटर को लेकर कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं और कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही हैं। उसी दिन से इनकाउंटर कहा जाए तो इस घटना में बंद भी है, एसटीएफ जवाब नहीं दे रही है। वहाँ पर उस क्षेत्र का जो मानवाधिकार है उसने डीएम से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इस घटना का क्या सच्चाई है, सामने लाया जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि डीएम साहब इस घटना का पूरा सही से जांच करने के बाद रिपोर्ट मानवाधिकार को दे दें। बस मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज की निगरानी में इस पूरी रिपोर्ट, इस पूरी घटना का जांच हो और उसके बाद तथ्य को सामने लाया जाए, तब जाके इन सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है। इसी बीच कुछ लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था कि आखिर एक अपराधी पर इतनी बातें क्यों आ रही है, इतना आप लोगों को ये क्यों परेशान है कि रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि मंगेश यादव का नकली इनकाउंटर हुआ, बस यूं ही चोर था, यूं ही अपराधी था, घटना में शामिल था, बस इनकाउंटर हो गया। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मेरा जो संविधान है अपराधियों के लिए भी एक जगह दिया है। आप ऐसे नहीं जाकर उठाए बस किसी घर से और किसी अपराधी का इनकाउंटर कर दिए। उनका भी एक अधिकार होता है, उनका भी अधिकार मिलना चाहिए, हमारा संविधान कहता है। और एक चीज़ ये भी सुनिएगा आप कि जब भी इनकाउंटर होते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं तमाम हंसियाँ खुशियाँ एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं कि अपराधी मारा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में ये एक हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, पुलिस के हौसले बुलंद हो जाएंगे। हम भी मानते हैं अपराधी था, हम भी मानते हैं, लेकिन छोटा मोटा था अपराधी, कोई बड़ा इतना नहीं था कि 72 घंटे में 1 लाख का इनाम घोषित कर देना, 2 तारीख को उसको घर से उठाना, तीसरे दिन उसका इनकाउंटर कर देना। ये सारे सबूत अब डीएम साहब देंगे मानवाधिकार को। उसके बाद से बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आवाज़ उठाए हैं और जैसे जैसे ये बातें सामने आया, सबूतें सामने आया, मैंने आपको रखा मंगेश यादव का। मैंने इसके पहले घर भी बताया था कि मंगेश यादव का घर कैसा है। जाहिर सी बात है कि कोई बड़ा अपराधी होता मंगेश यादव तो एक सिंगल रूम नहीं रहता और सिंगल रूम में बिखरे हुए सामान नहीं रहते। ऐसा लग रहा है कि कई सालों कई वर्षों पुराना उसका घर है, उसका वो एक ही रूम है। मंगेश के पास यहाँ तक कि कोई बाइक नहीं था कि वो 28 अगस्त को अपनी बहन की फीस जमा करने के लिए स्कूल जाए। वो बगल के घर से एक दोस्त का बाइक लिया और अपनी बहन को लेके गया था, यहाँ घर वालों का कहना है। और मंगेश यादव कोई अपने नाम से ज़मीन भी नहीं खरीदा था। मंगेश यादव का यहाँ तक कि
विपिन सिंह जो अपराधी था, जो क्रिमिनल अपराधी था, उससे कोई लेन देन भी नहीं था। यहाँ तक दूर दूर तक कोई उसका रिकॉर्ड नहीं निकल रहा है अब तक, एसटीएफ की निगरानी में, पुलिस की निगरानी में। और मंगेश यादव ने पहले भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम इनको नहीं जानते, विपिन सिंह को। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आखिर अपराधी कैसे इसको बनाया गया, कैसे इनकाउंटर हो गया, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं पहले से। तो यही जातीय समीकरण पर राजनीति चल रही है। आखिर ऐसे इनकाउंटर होते रहेंगे तो आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आगे क्या इसका अंजाम होगा। तो इस कहानी में बस इतना ही, फिर आगे चलेंगे और भी जैसे जैसे कहानियाँ मिलेंगी आपको पहुँचाऊँगा। लेकिन एक सवाल मैंने किया था आप लोगों से जाते जाते कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है, तो आप लोगों ने बताया नहीं। कुछ लोगों ने गूगल पे कॉपी किया, कुछ लोगों ने कमेंट में बताया कि कोशिश किया, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ और बताया। लेकिन सही चीज़ क्या है वो आप ज़रूर बताइएगा। अपने अगली कहानी में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।